नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम जो संपूर्ण अवकल समीकरण पढ़ रहे थे उसकी दो विधियां हम पढ़ चुके थे। एक तो निरीक्षण विधि, दूसरी समघात विधि। और समघात विधि का एक एक्सरसाइज सोल्व कर चुके थे। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज उसके लिए सोल्व करेंगे समघात विधि के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट दो और मेथड है हमारे पास, उनमें से एक है सहायक समीकरण और उसके बाद व्यापक विधि। सहायक समीकरण आज ही डिस्कस करेंगे और व्यापक नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखते हैं समघात का सेकेंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज को हमने समघात के प्रॉपर मेथड से सोल्व किया था। इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकल गुणांक से भी सोल्व कर सकते हैं। समघात दिया हो तो उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कैसे सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं आज का प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समघात समीकरण को ही प्रॉपर जो मेथड पढ़ा था उस मेथड से सोल्व किया था। आज अलग तरीके से सोल्व करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण देखने से हमें क्या लग रही है, समघात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p में भी दो घात है, q जो है उसका भी दो घात है और r का भी दो घात है। तो पहले थ्योरी लिखते हैं थोड़ा सा। दी गई अवकल समीकरण की मानक अवकल समीकरण से तुलना करने पर तो p बराबर क्या आया हमारे पास, वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। q बराबर क्या आया, और r बराबर क्या आया, एक्स वाई। अब दी गई अवकल समीकरण समघात है लेकिन समाकलनीयता की शर्त भी संतुष्ट करती है। हम आसानी से देख सकते हैं, आप सोल्व करके देख सकते हैं कि भाई समाकलनीयता की शर्त भी संतुष्ट करती है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, दी गई अवकल समीकरण समाकलनीय की शर्त को क्या करती है, संतुष्ट करती है, तथा समघात समीकरण भी है। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू क्या होगा, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां पे p है हमारे पास वाई जेड जेड स्क्वायर, क्यू का मान क्या है, एक्स जेड माइनस में प्लस आर का मान क्या है, एक्स वाई। और यहां पे क्या बचेगा, देखो एक्स जेड वाई प्लस जेड ये बचा। ये नॉट इक्वल टू 0 है
अतः इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, 1/px प्लस qy प्लस rz इक्वल टू 1/xz y प्लस z, ये हुआ। अब दी गई अवकल समीकरण को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करने पर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करेंगे तो क्या आया, देखें, देखो पूरी समीकरण को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करते हैं। जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, ये dx अपॉन x, यहां पे देखो यहां क्या हुआ, z से z कट हो गया, x से x कट हो गया, और dy अपॉन y प्लस z प्लस यहां पे x से x कट हो गया और y dz डिवाइड बाई z, ये हुआ या नहीं हुआ? इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहां पे नीचे z कॉमन ले लेते हैं और इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, ऐसा, और यहां हो गया 1 प्लस वाई अपॉन जेड, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? देखो देखें, लिख सकते हैं ना? और इसे यहां से लेके ये पूरे के पूरे ही इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 तो 0 हो गया, dy का dy और z ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 0 समाकलन करने पर। तो ये तो क्या आया, log x आया प्लस log 1 प्लस y अपॉन जेड इक्वल टू log c, और log हटा सकते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, x मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन y अपॉन जेड इक्वल टू c,
वहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तब जाके ये ऐसा होगा। तो यहाँ पे आया माइनस, और इसे माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और सी के साथ क्या होगा 1 प्लस वाई अपॉन जेड, और यहाँ से एक्स जेड इक्वल टू सी वाई प्लस जेड, ऐसा हुआ, जहाँ सी क्या है स्वेच्छ अचर। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड लेते हैं सहायक समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 तो हमारी क्या है, मानक अवकल समीकरण है, उसकी समाकलनीयता की शर्त समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से ऐसा लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन ये दोनों के गुणांक बराबर है, पी का गुणांक यहाँ तो dx है और यहाँ पे ये है, बराबर होगा dy बाई डेल r अपॉन डेल x माइनस डेल p बाई डेल z, बराबर होगा ये dz, आर का गुणांक क्या है dz बाई डेल p अपॉन डेल y माइनस डेल q अपॉन डेल x। ऐसे इसे समीकरण नंबर 3 दे दो, और समीकरण 3 ही समीकरण 1 की क्या कहलाएगी, सहायक समीकरण। समीकरण 3 समीकरण 1 की सहायक समीकरण कहलाती है, और समीकरण 3 के से ही हम उसके लिए क्या निकालेंगे, समीकरण 1 के हल निकालेंगे। तो देखते हैं, देखें, बट एक नोट लिखो इसमें, यदि समीकरण 1 क्या हो, यथार्थ का मतलब क्या, डायरेक्ट हम देख के उसे सोल्व कर सकें, तो उपरोक्त विधि विफल हो जाती है, यानी कि इस मेथड से हल नहीं होगा। कब, जब इक्वेशन क्या हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, उसे हम जैसे dx के आगे सिर्फ x के रूप में हो p, और dy के आगे जो q आता है, q क्या हो, सिर्फ y का फंक्शन हो, और r क्या हो, सिर्फ z का फंक्शन हो, तो ये क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हम उसे देखते हैं आसानी से सोल्व कर सकें, उसमें कुछ मॉडिफाई करना नहीं पड़े, तो उसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज लेते हैं।
दी गई अवकल समीकरण क्या है? दी गई अवकल समीकरण सबसे पहले तो ये अवकल समीकरण एग्जैक्ट है या नहीं। देखो यहाँ पे dx के आगे x का फलन है, y के आगे y का फलन है, लेकिन z के आगे टोटल z का फलन नहीं है, अर्थात ये यथार्थ अवकल समीकरण तो नहीं है। तो दी गई अवकल समीकरण समाकलनीयता की शर्त को संतुष्ट करती है। और क्या नहीं है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? सहायक समीकरण। इसे समीकरण 1 दे दो तो समीकरण 1 की एक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था dq, q का z के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे q क्या है? 3y² और z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0। फिर यहाँ पे r का y के सापेक्ष माइनस r का y के सापेक्ष। तो r का y के सापेक्ष करेंगे तो 3y² होगा और माइनस माइनस प्लस 3y² इक्वल टू dy डिवाइड बाई, देखो यहां पे r का x के सापेक्ष तो क्या हुआ? माइनस 3x², फिर p का z के सापेक्ष तो p का z के सापेक्ष 0 और dz डिवाइड बाई p का तो y के सापेक्ष और q का x के सापेक्ष। तो 0 0 हुआ या नहीं हुआ? अर्थात ये क्या हुआ? नीचे इसके 0। तो क्या आया फिर? ये dx अपॉन 3y² इक्वल टू dy अपॉन माइनस 3x²। ये आया नहीं आया? अब प्रथम दो पदों से हम क्या लिख सकते हैं? देखो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं ना? समाकलन करने पर तो समाकलन करने पे क्या आया? x की घात 3 प्लस y की घात 3 इक्वल टू c। अब अंतिम पद dz अपॉन 0, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो।
अंतिम पद से dz अपॉन 0 इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा कि dz का मान 0, और यहां से समाकलन करने पर z इक्वल टू, इसे c1 दे दो, इसे c2 दे दो। ये समीकरण नंबर, यहां पे ये c1 है ना, इसे माना हम v लिख देते हैं, माना क्या है u, समीकरण 2, और इसे माना v, समीकरण 3। समीकरण a du प्लस b dv इक्वल टू 0, इसे समीकरण नंबर 4 दे दो। अब देखो यहां पे a और b के मान, यहां से हम u, समीकरण 2 व 3 से u और v के मान a में रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। दो व 3 से u एंड v के मान 4 में रखने पर रखो, देखें यहां पे u बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 है। जब उसका अवकलन करेंगे तो ऐसा आएगा 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy, यही आएगा, प्लस v का मान क्या है z, तो dv बराबर क्या आएगा dz। अब ये समीकरण दी गई अवकल समीकरण जैसी है या नहीं, तो दी गई अवकल समीकरण नंबर 1 और 5 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो वहां देखना a बराबर ऐसी है या नहीं, वो 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy और प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसा ही था ना। यहां पे माइनस था उसमें, e2z और dz इक्वल टू 0। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो a बराबर तो क्या आया 1 और b बराबर माइनस, इसका मान हमने यहां पे x का घात 3 है, उसमें y की घात भी 3 है, इसका मान हमने u माना था तो u लिख दिया मैंने, और z को क्या माना था उसमें v, तो e की घात 2v हो गया। इसे समीकरण नंबर 6 दे दो। अब समीकरण 6 से a व b के मान कहां रखेंगे हम, समीकरण 4 में।
माइनस u प्लस e की घात 2v और dv इक्वल टू 0, ऐसा हुआ। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, du अपॉन dv इक्वल टू माइनस u प्लस ऐसे, और इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, du अपॉन dv प्लस माइनस 1 u इक्वल टू ए की घात 2v। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखिक अवकल समीकरण है या नहीं, जहां p इक्वल टू क्या है -1 और ये इसी का ही फंक्शन है ना, ये देख के लग रही होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए इसका हल क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसके लिए, ए की घात माइनस v, यही होगा या नहीं होगा। अतः ये होगा हल। क्या होता है, जो उसका गुणांक होता था उसके साथ उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते थे, और क्यों जो लास्ट में यहाँ होता था ना r, वो लिखते थे मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके इंडिपेंडेंट चर के सापेक्ष अवकलन प्लस c, यही होता था ना उसका हल। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। तो इसका हल क्या हुआ, u ए की घात माइनस v, देखो यहाँ पे ए की घात v बचेगा नहीं बचेगा, और ए की घात v का समाकलन क्या होगा, ए की घात v प्लस c, और ए की घात माइनस v जब इधर आएगा तो u इक्वल टू ए की घात 2v प्लस c ए की घात v, ये हुआ या नहीं हुआ। और हमें पता है u बराबर क्या है, x की घात 3 प्लस y की घात 3, और v बराबर z, दोनों मान रखो। देखिए यहां पर जहां c क्या है, स्वेच्छ अचर, तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।